हेलो बच्चों, कैसे हैं आप अच्छे होंगे आशा करते हैं। हम सभी अभी जो है सो फिज़िक्स मैथ के 1 बाय 1 टॉपिक चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं। अभी फिज़िक्स में हम जो है सो वेक्टर बेसिक मैथ के बाद वेक्टर चैप्टर में हैं, जहाँ पे हमने पिछले क्लासेज में हमने कुछ वेक्टर के कंपोनेंट्स, यूनिट वेक्टर्स, और उससे पिछले क्लासेज में हमने जो कुछ लॉ ऑफ एडिशन है वेक्टर के, उसके बारे में हमने चर्चा की और उसके बारे में उनकी कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और जो भी है। इसके बाद हमने उनके पॉलीगन्स लॉ जो कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पॉलीगन्स जो है सो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का ही रूप है। और हमने ये भी देखा कि वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कुछ इस तरह का फ़र्क नहीं है। हमने ट्रायंगल लॉ में ही देखा कि वेक्टर सब्सट्रैक्शन को हमने एडिशन के रूप में दिखाया और उसके बाद हमने उनके मैग्नीट्यूड को भी एक्सप्रेस करना सीखा। दो वेक्टर को कैसे हम इसके मैग्नीट्यूड को निकालते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन में अलग अलग। उसके बाद दोस्तों हमने कुछ और भी इक्वल वेक्टर के बारे में देखा था, है ना। इक्वल वेक्टर से ही हमने सारा चीज़ कॉन्सेप्ट निकाला। इक्वल वेक्टर को ट्रांसलेट किया जा सकता है क्योंकि वो पैरेलल होते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। तो ट्रायंगल लॉ में उसका इक्वल वेक्टर का एप्लीकेशन देखा था हमने। ट्रायंगल लॉ को अगर हम वही वेक्टर को अगर ट्रांसफ़र कर देते हैं जहाँ से दोनों वेक्टर के टेल टू टेल मिलते हैं, उसके डायगोनल से हम उसके रिजल्टेंट को लिखते हैं। तो दोस्तों आज हम आगे कुछ फिजिक्स में जो भी हम पढ़ते हैं, कोई भी वेक्टर का जो ज़रूरत है, कारण क्या है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, उसके स्पेसिफाई करने के लिए एक फिक्स डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर स्पेसिफाई नहीं अगर जब तक कर पाते हैं तो वो उसका मीनिंगलेस हो जाता है। एट ए इंस्टेंट जो अगर उसका एक इसेंस मिल जाता है किसी फिजिकल क्वांटिटी को, हम उसके एप्लीकेशन जो होता है, न्यूमरस ऑफ एप्लीकेशन है, बहुत सारे फिजिक्स के ब्रांचेज में, है ना। और ये सारे जो हैं सो फिजिकल क्वांटिटी, सर्टेन लॉ ऑफ अलजेब्रा जैसे कि हमने देखा, तो क्या हो जाता है, एक और ही महत्व आ जाता है क्योंकि लॉ ऑफ अलजेब्रा वेक्टर का एडिशन जो है सब डिफरेंट है, तो एक स्पेसिफिक ब्रांच आ जाता है, तो उसका एक स्पेसिफिक होने से उसका एक महत्व हो जाता है। तो वेक्टर आ जाने से क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने में क्या हो गया, आसानी हो गया। तो हम उस वेक्टर के जैसे इंस्टेंट टू इंस्टेंट स्टडी करना हो, तो फिजिकल क्वांटिटी को इंस्टेंट टू इंस्टेंट स्टडी करना हो तो उसको मोर स्पेसिफाई करना, लोकेट करना, सम रेफरेंस पॉइंट पे उसको हम कैसे सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं। जब तक रेफरेंस पॉइंट नहीं मिलता तो हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में हम थिंक नहीं कर सकते हैं, सब कुछ मिक्स हो जाता है कॉन्सेप्ट। तो इसलिए क्या किया गया, फिजिक्स में जो भी है किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को बताने के लिए एक वेक्टर आया जिसका नाम है, जिसका एक ख़ास जगह से एक आर्बिट्री चूजन रेफरेंस पॉइंट से उसके पोजीशन को क्या किया, किसी पार्टिकल के पोजीशन को क्या किया गया, एक्सप्रेस किया गया। तो वो जो पार्टिकल का पोजीशन बता रहा है, वो जो फिजिकल क्वांटिटी बता रहा है, वेक्टर क्वांटिटी, उसे क्या 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 कहा गया, जो कि एक आर्बिट्री चूजन पॉइंट को कहा गया, ओरिजिन, और जहाँ से उसको लोकेट किया जा रहा है जिस पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को, उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहा गया। तो दोस्तों हम चाह रहे हैं कि आपको पोजीशन वेक्टर के में बताएं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम वेक्टर के द्वारा बता रहे हैं तो क्या करता है, उसके पोजीशन को बताता है। और वो जो वेक्टर होता है फ्रॉम आर्बिट्री चूजन ओरिजिन,
ज़रूरी नहीं कि 0 0, हम आर्बिट्री चूजन कहीं भी वो रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, हम कहाँ से उसको लोकेट कर रहे हैं उस पार्टिकल के पोजीशन को। तो आर्बिट्री चूजन ओरिजिन से उस पोजीशन के बीच को जो डिस्टेंस होते हैं उसके मैग्नीट्यूड को पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहते हैं। और वो जो पॉइंट P है जहाँ से हम ओरिजिन से एक्सप्रेस किए हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के कंपोनेंट जो भी अलोंग द एक्सेस होते हैं उससे कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब हम उस पार्टिकुलर पॉइंट पार्टिकुलर इंस्टेंट पे उस पोजीशन वेक्टर द्वारा हम किसी चीज़ को फेनोमेना को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो हम पोजीशन वेक्टर को थोड़ा हम स्पेसिफाई आप लोगों को कर दिए। तो पोजीशन वेक्टर क्या था, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल can be expressed in terms of position vector। तो पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर क्या है, तो पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन vector is a physical quantity that can express the position of a particle from the arbitrary chosen origin। The position vector is a physical quantity। position vector क्या है, is a physical quantity that can express the position of a particle from the arbitrary chosen ओरिजिन्स। तो दोस्तों ये आर्बिट्री चोजन ओरिजिन का मतलब ये नहीं है कि वो फिक्स है, कुछ भी वैल्यू ले सकता है ओरिजिन, ठीक है। देन डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ particle is magnitude of position vectors। तो मान लीजिए आप अब एक XY प्लेन हम अगर लेते हैं, कोई प्लेन में अगर चर्चा करते हैं, तो कोई पॉइंट P है ना, और ये ओरिजिन हम मान लिए O है। तो O से P को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म क्या है इसका, XY है। तो इसका क्या होगा इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, R पोजीशन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस XI और YJ। तो Y जो है इसका Y जो है कंपोनेंट है, मैग्नीट्यूड है अलोंग दी X एक्सिस एंड Y एक्सिस। या इसको अगर हम लिखे कंपोनेंट को, आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, x cos थीटा I y sin थीटा j लिखा जा सकता है दोस्तों ऐसे। तो अगर यही पार्टिकल अगर थ्री डायमेंशनल स्पेस में है तो इसके पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा, x I y j एंड z k। अगर मान लीजिए यही पोजीशन वेक्टर है तो ये थ्री डायमेंशनल में है, तो इसको हम लोकेट कैसे करेंगे, ये मान लीजिए आपका थ्री डायमेंशनल स्पेस है, ये कोई
आर्बिट्री चूजन पॉइंट P है, तो ये मान लीजिए R वेक्टर है, तो कहने का मतलब ये एंगल बना रहा है, इसको x एक्सिस मान लेते हैं, इसको y एक्सिस मान लेते हैं और इसको z एक्सिस। तो x एक्सिस के साथ मान लीजिए इसने अल्फ़ा बनाया, y एक्सिस के साथ इसने बीटा कोण बना लिया और z एक्सिस के साथ क्या बना लिया, गामा बना लिया। तो यानी कि इसका जो है कंपोनेंट के अलॉन्ग जो भी होगा क्या हो जाएगा, ये इसके साथ एंगल बनाएगा, तो क्या हो जाएगा r cos जो भी होगा। अगर मान लीजिए इसका x या x0 y0 और z0 इसका क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो क्या हो जाएगा x0, यहाँ से डिस्टेंस चूँकि x0 है तो क्या हो जाएगा x0 cos अल्फ़ा वेक्टर के साथ कंपोनेंट जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा x0 cos अल्फ़ा इंटू आई। इस तरह से y के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, अब चूँकि बीटा कोण बनाया है तो y0 cos बीटा j, और इसी तरह से z0 cos ये गामा बनाया हुआ है तो cos गामा इंटू k0। ये कैसे हुआ, कंपोनेंट हम ले रहे हैं, जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ क्या होता है, cos होता है। तो दोस्तों हम इसको r वेक्टर पोजीशन वेक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे या ऐसे भी लिखा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर को हमने एक्सप्रेस कर दिया। अब जो है एक नया वेक्टर आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो, एक्सटेंशन हुआ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि किसी दो पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, पोजीशन क्या है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन को बताने के लिए हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए वेक्टर expressed the positions of a point with reference to another, with reference to another point other than origin। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी पोजीशन को बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से किसी क्या बताते हैं, किसी भी वेक्टर के, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए वेक्टर एक्सप्रेस द पोजीशंस ऑफ ए पॉइंट विथ रेफरेंस टू अनदर पॉइंट। किसी पॉइंट का पोजीशन बताते हैं विथ रेफरेंस टू अनदर पॉइंट, मतलब कि एक पॉइंट से हम उसको डायरेक्टेड करते हैं। पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को वो पोजीशन बताता है, मतलब कि वो पॉइंट जो होता है ओरिजिन को छोड़ करके होता है, वही नहीं होता है जो ओरिजिन। तो यानी कहने का मतलब दो अलग अलग पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस को हम क्या करेंगे, हम जो है सो क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। देखो इसको हम ट्रायंगल लॉ से कैसे दिखाएंगे। देखो ये हमारा मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, डेल्टा आर से बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, डेल्टा आर। ये रेफरेंस पॉइंट क्या है, इसका पी है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, तो पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या बता रहा है, क्यू का, विथ रेफरेंस टू पी, है ना, ये विथ रेफरेंस टू पी। तो यानी कि ये जो पी है ये भी आपस में क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो इसको मान लीजिए आप R1 पोजीशन वेक्टर है, और Q भी यहाँ से क्या किया जाएगा, लोकेट किया जाएगा। ये क्या है, R2 है। तो अब देखिए यहाँ पे
हम ट्रायंगल और लगाते हैं अगर इसमें, तो R1 ये क्या है, R1 प्लस डेल्टा R वेक्टर्स इक्वल टू R2 वेक्टर्स। देखो R2 क्या हो गया, ये ओरिजिन है, तो O से Q तक ये क्या है, R2 है, और इसका डायरेक्शन ये है, और ये R1 है, तो क्या है, टेल टू, ये क्या है, इसके हेड से इसके टेल को मिलाया सेम ऑर्डर में, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसके है ना, टेल टू हेड डायरेक्ट मिलाएंगे अपोजिट ऑर्डर में इस दोनों के, तो ट्रायंगल लॉ से इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए डेल्टा R हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, पार्टिकल टू पोजीशन इन स्पेस defined by Cartesian coordinate system B 4 2 3 A and B 6 1 5, find the position vector of, find the position vectors each A and B with magnitude and also find the displacement vector A B। तो इसका क्या होगा, देखो दोस्तों, तो आप यहाँ से क्या होगा, ये इसको लिख देंगे R1 एक मान लेंगे A को, या मान लीजिए यहाँ से OA, ये एक पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, तो OA पोजीशन वेक्टर को क्या लिखेंगे, 4i प्लस 2j प्लस 3k। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √4 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, क्योंकि सभी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 9 25 4 29, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यानी OA मैग्नीट्यूड में ये हो गया। उसी तरह से OB क्या होगा, पोजीशन वेक्टर, इसका भी हम लिखेंगे 6i प्लस j और प्लस 5k। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यानी OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया आपका 36, 1 का स्क्वायर 1 5 25, तो 36 26 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा दोस्तों ना। अब दोस्तों कह रहा है कि ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखिए, तो ए बी वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, तो बी मैंने जहाँ फाइनल में से इनिशियल, अगर हम ट्रायंगल लॉ भी बनाएंगे, इसको पोजीशन को बताएंगे, तो बी में से ए को घटाएंगे, तो बी में से ए को घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2i, 1 में से 2 गया माइनस j, और 5 में से 3 गया 2k, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अब ए बी का मैग्नीट्यूड बराबर 2 दूना 4 और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये अंडर रूट में हो जाएगा 4 4 8 1 9, यानी 3 यूनिट है ना, √9 यानी 3 यूनिट। ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम थोड़ा एक और इसमें आते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे हम बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, पर हम कुछ इससे पहले क्या कर रहे हैं, हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे IIT लेवल एडवांस लेवल के देखेंगे आप क्वेश्चन, पर हम उससे पहले क्या कर रहे हैं, एक थ्योरम है जो कि बहुत एप्लीकेबल है, लामीज़ थ्योरम।
ये क्या कहता है दोस्तों कि इफ 3 वेक्टर रिजल्टेंट विल बी 0 और इक्विलिब्रियम इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, देन कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इक्विलिब्रियम कंडीशन ऐसे, देन दैट इज क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। देन क्या होता है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ each vector proportional to sine of angle made by another 2 vectors। अब इसका मीनिंग समझेंगे दोस्तों। मान लीजिए ये आपके 3 वेक्टर हैं, है ना, ट्रायंगल लॉ जैसे लिखते हैं ए बी सी, और इसके बीच में जैसे मान लीजिए इस ए वेक्टर है, तो ये ट्रायंगल लॉ से अपने जो भी हैं कैसे होंगे, अगर क्लोज एक ही ऑर्डर में होंगे तभी तो होंगे, है ना। तो ये वेक्टर हो गए, तो ये आपके बी और ए के बीच में जो एंगल हो गया इसको मान लीजिए बीटा है, ठीक है। ये अब ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो बी और ए के बीच में बीटा है, और इसी तरह से ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, तो इसके बीच में अल्फ़ा है। इसी तरह से ये सी वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे, तो ये क्या है, सी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में गामा है। तो यह लामिज ने बताया कि ऐसे 3 वेक्टर हैं, ऐसे इसको इस तरह से लिखा गया रिजल्टेंट को। तो जैसे ये आपका ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर के बीच में ये अल्फ़ा एंगल है यदि, और ये बी वेक्टर है, तो इनके बीच में अगर, है ना, 2 वेक्टर जो अपोजिट जो बन रहे हैं उनके बीच में क्या है, बीटा एंगल है, वी वेक्टर, है ना, और ये सी वेक्टर है, तो इसके ठीक क्या है, गामा है। तो उन्होंने बताया कि जो एंगल ऑफ साइन होगा, इनके साइन एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, यानी ये ए वेक्टर को ऐसे बताते हैं, बी वेक्टर को बी से बताते हैं, सी वेक्टर को सी से बताते हैं। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, यानी अगर ए ही डायरेक्ट लिखें, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एंगल जो बनाया है बी एन सी साइन अल्फ़ा, एंड बी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा, एंड सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। दैट इज, इसको कहा गया एक दूसरे रूप में ए बट्टे साइन अल्फ़ा, बी बट्टे साइन बीटा, एंड सी बट्टे साइन गामा। ये क्या होंगे, आपस में बराबर, क्योंकि सम कांस्टेंट आ जाएंगे। तो यही लामिज थ्योरम कहता है। तो दोस्तों इस पे हम थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, उससे थोड़ा हमें क्या होगा, एक आइडिया मिलेगा। तो इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन है दिया हुआ, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, इसके अलावा है, गिवन दैट ए बी सी बराबर 0 आउट ऑफ 3 वेक्टर्स। ये क्या है, 3 वेक्टर्स, 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर इज √2 टाइम्स आइदर ऑफ 2 हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स।
आपको दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, यानी कि ये जो है ट्रायंगल लॉ क्लोज हो गया है ना। कोई ऐसा नहीं कि दो एक ऑर्डर में है, तीसरा उसके अलग ऑर्डर में है, सारे एक ही ऑर्डर में है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, रिजल्टेंट 0 है बिटवीन 3 वेक्टर्स। तो आपको दिया हुआ है कि फाइंड द, है ना, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यहाँ पे आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने हैं। तो दोस्तों जो हमने यहाँ पे आपको बताया है, इसमें एक चीज़ बताया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये जो एंगल होगा ना 180 करके घटा के होगा, ये सारा एंगल कितना होगा 180 माइनस, है ना, ये स्मॉलर एंगल लेंगे, ठीक है, 180 माइनस, ये बीटा है तो ये अल्फ़ा है, तो ये क्या है गामा, ये क्या है 180 माइनस अल्फ़ा। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये एंगल जो हम निकालेंगे, अगर ये वाला है ना एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होगा, कम वाला लेंगे। ये तो बड़ा सा लग रहा है ना 180, तो 180 माइनस अल्फ़ा, है ना, 180 माइनस, समझ रहे हैं ना, 180 माइनस गामा। ये एंगल बिटवीन वेक्टर है, स्मॉलर लेते हैं, कभी भी लार्जर नहीं लेते एंगल बिटवीन वेक्टर। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये अल्फ़ा बीटा गामा जो भी है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि आउट ऑफ 3 वेक्टर 2 आर इक्वल्स, मान लीजिए 2 आर्स इक्वल है, तो a बराबर b मान लीजिए, है ना, बट c क्या दिया है, c रूट 2a मान लीजिए, या x मान लीजिए कुछ भी, तो a बराबर b है ना, तो b भी क्या हो जाएगा, c बराबर रूट 2a, ठीक है। 2 आर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर जो रूट 2 टाइम्स आइदर ऑफ 2, तो c एंड b को क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2, है ना, a b का मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल, ये देखिए साफ साफ होगा 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर इज रूट 2 टाइम्स द आइदर ऑफ 2, तो आइदर रूट 2 मतलब c इक्वल टू 2a रूट 2a 2b, तो a की जगह क्या रख दिए, x रख दिए, ठीक है, यानी सभी का क्लियरेंस हो गया, है ना। तो अब इसमें क्या होगा, ट्रायंगल में भी सोचिए कि दो का अगर साइड इक्वल हो रूट 2x, तो ऑब्वियस है कि ये और ये एंगल इक्वल होंगे, यानी ये अल्फ़ा होंगे तो ये भी अल्फ़ा हो जाएंगे, है ना। और ये आपका निकालना पड़ेगा ना, गामा और ये हो गया, कहने का मतलब 2 अल्फ़ा हो गया, तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180 हो गया, यानी बीटा बराबर क्या हो गया 180 माइनस 2 अल्फ़ा, ये रिलेशन आ गया, है ना। तो हम जो लाइब्निज़ थ्योरम लगाएंगे, a बट्टे साइन अल्फ़ा, b बट्टे साइन बीटा और c बट्टे साइन गामा। दोस्तों ये गामा और अल्फ़ा तो मैंने इक्वल ले लिया, अब बीटा क्या है साइन 2 अल्फ़ा, तो एक ही रिलेशन हम लिखेंगे, तो a बट्टे साइन अल्फ़ा इक्वल टू b बट्टे साइन 180 माइनस 2 अल्फ़ा, ठीक है। और a और b में रिलेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a और b जो है दो अलग अलग वेक्टर है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा आप इस चीज़ को देखिए, कैसे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना है। मान लीजिए a b c है, तो इसमें क्या होगा, ये अगर ये a वेक्टर और b वेक्टर आपस में इक्वल है, तो कहने का मतलब जो होगा ये एंगल होगा तो ये c हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c, यानी साइन c बट्टे साइन 100, और यहाँ क्या होगा b बट्टे साइन, क्योंकि सेम एंगल है साइन अल्फ़ा लिखेंगे, तो हम यहाँ b नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर हम इसको आपस में इक्वल करने तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये अल्फ़ा हो जाएगा, तो c जो होगा, ये एंगल जो होगा c, यानी ये क्या होगा 2 अल्फ़ा हो जाएगा, 180 माइनस 2 अल्फ़ा, ये एंगल 180 माइनस 2 अल्फ़ा, क्योंकि ट्रायंगल में क्या होता है तीनों एंगल का सम होता है,
तो अल्फ़ा अल्फ़ा ये दोनों इक्वल कर दिए, क्योंकि साइड इक्वल साइड के करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है, रिलेशन होता है। थोड़ा आपको है ना 9th-10th पे जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये साइड अगर इक्वल है, मैग्नीट्यूड मतलब इक्वल है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब ये साइड लेंथ थी तो उसको अगर रिप्रेजेंट करें तो इक्वल है। तो हमने क्या किया, इसके x माने हैं इसके, तो इसके भी x लिख देंगे अब यहाँ पे, x बट्टे साइन अल्फ़ा, ऊपर में भी c है, तो c जो है √2 टाइम्स क्या है, x है, बट्टे साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 2 अल्फ़ा हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये x से x कट गया, 1 बट्टे साइन अल्फ़ा, और ये क्या होगा √2 बट्टे साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है दोस्तों, थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा, 2 साइन a इंटू कॉस a, नहीं 2 जैसे साइन 2 थीटा के जगह क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको थोड़ा इधर उधर मैनिपुलेशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे साइन काट सकते हैं, मगर काटिए नहीं, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इसको थोड़ा लिखिए 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बराबर √2। अब ये 2 से इधर भाग दे दीजिए। ठीक है, √2 या साइन अल्फ़ा को इधर √2 इधर उधर लेके चले जाइए, साइन अल्फ़ा। अब इधर 2 से है ना, 2 को इधर ले जाइए, या इधर 0 कर लीजिए सबको ला करके, तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, या 2 से भाग दे सकते हैं क्योंकि 0 नहीं है, तो साइन अल्फ़ा इधर ही ले आइए, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस √2 साइन अल्फ़ा बराबर 0। अब क्या करिए, √2 साइन अल्फ़ा कॉमन ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, √2 कॉस अल्फ़ा माइनस 1 बराबर 0। ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है ना। तो √2 साइन अल्फ़ा क्या अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 एंगल नहीं होगा दोस्तों, है ना, 0 एंगल नहीं हो सकता है, होगा तो ये ट्रायंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो साइन ये हट जाएगा, तो यानी क्या होगा, √2 कॉस अल्फ़ा बराबर 1, यानी कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा 1/√2, यानी कॉस 45, यानी अल्फ़ा का क्या हो गया वैल्यू 45 डिग्री। हमें क्या होगा, ये जो अब एंगल निकला आपका दोस्तों, एक एंगल निकला 45, तो हमें अल्फ़ा बीटा भी क्या हो जाएगा 45, और गामा क्या हो जाएगा गामा 2 टाइम्स ऑफ, है ना, 180 माइनस 2 अल्फ़ा, 180 माइनस 2 अल्फ़ा, 2 इंटू 45 यानी कितना होगा 90, है ना। तो इसके बीच में एंगल आप कहेंगे 45, 90, पर ये जो एंगल होता है आप दोस्तों हमने जो निकाला है, एक्चुअली में ये एंगल नहीं होता है, ये एंगल बिटवीन जो होता है वो ज़्यादा वाला होता है यहाँ पे, है ना, जो फार्मूला में हमने बैठाया है वो ज़्यादा होता है, हम लेते कम है भले। तो वो एंगल जो निकालने के लिए अगर कहेगा तो वो उसमें से आप घटा देंगे 180 में से 45। ठीक है, तो 180 में से 45 कितना हो जाएगा बताइए, 135, है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा, 180 में से 90 घटाएंगे, एक में 90 आएगा। ठीक है, और उसका क्या आ जाएगा उसी तरह से 135। ठीक है दोस्तों, अगर क्या कंडीशन पूछा जाता है एंगल बिटवीन होगा तो यही 45 और 90 होगा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या हो जाएगा यही दोस्तों, है ना, 45, 90। तो दोस्तों आ जाइए, ए बॉब वेट अगला क्वेश्चन है। ए बॉब वेट 3 न्यूटन इक्विलिब्रियम अंडर एक्शंस ऑफ 2 स्ट्रिंग, फाइंड द
टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। अब क्वेश्चन है कि ये बॉब वेट 3 न्यूटन, 3 न्यूटन का ये यहाँ से यहाँ पे बॉब क्या है, लटका हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि टेंशन क्या होगा इस स्ट्रिंग में, टेंशन क्या होगा इस स्ट्रिंग में, टेंशन क्या होगा। तो यही इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो टेंशन T1 है ना, T2 कहेंगे, ये टेंशन तो सेम होगा, ये बीच में बॉब लटका हुआ, तो T1 T2 और ये क्या है 3 न्यूटन मिलके ये इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाया है। आपका कोड निकालना है, फाइंड द टेंशन फोर्स ऑन द स्ट्रिंग, यानी T निकालना है आपको। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, ये एंगल 90 है, यहाँ से ये बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 हो, ये कितना हो जाएगा 60, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा 120, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 + 60, यानी तीनों एंगल निकल गया आपका। जैसे T1 बट्टा कितना कहेंगे, T बट्टा है ना, T बट्टा कितना हो जाएगा, अब 3 न्यूटन है तो इसके अब इसके ये एंगल लेंगे है ना, 3 न्यूटन फोर्स लेंगे तो 120 लेंगे, तो 3 बट्टे साइन 120। फिर अगर ये टेंशन ले रहे हैं तो कितना लेंगे 90, T बट्टे साइन 90, और यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ये T लेंगे T2 बट्टे है ना, ये T2 लेंगे तो कितना हो जाएगा 30, ये 90 और 60 और 90 कितना होगा 150, साइन 150। अब ये 3 दिया हुआ तो T1 बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू साइन 90 क्या हो जाएगा 1 बट्टा साइन 120, साइन 90 + थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। तो ये ऊपर क्या है √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो एक √3 कट जाएगा तो 2√3 न्यूटन आ जाएगा। अब इसी में देखिए ये इससे T2 निकाल लेंगे, साइन 120 साइन 150, तो T2 क्या हो जाएगा 3 साइन 150 साइन 90 + थीटा यानी 9 6 15 यानी साइन 60 डिग्री होगा, अब बट्टा साइन कितना है 120, तो साइन 90 + थीटा कॉस थीटा और साइन 90 + 60 कॉस 60 और कॉस 30, तो √3/2 था और क्या है 1/2, यहाँ पे क्या हो गया 3√3, तो मतलब दोनों में टेंशन क्या हो जाएगा देखिए 3√3/2 1/2, तो अलग अलग टेंशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ तो आभास आ रहा है आपको, है ना। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा ये क्वेश्चन, और हमने यहाँ तक अभी तक जो पढ़ लिया है वेक्टर में पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लामीज थ्योरम है ना, यूनिट वेक्टर। हम दोस्तों अगले क्लास में जो है ना डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो है उससे पहले आपको दिखाते हैं कि हम जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ तक हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं। तो हम आज एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन लाए हैं, 1-2 क्वेश्चन आप करेंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि 2 वेक्टर्स A and B आर डिफाइंड A = A यूनिट वेक्टर I and B वेक्टर = A cos ωTI sin ωtj, where A is a constant and omega is π/6 radian per second. If वेक्टर A + B का मैग्नीट्यूड बराबर √3 टाइम्स वेक्टर A - B का मैग्नीट्यूड एट ए टाइम t = τ फॉर द फर्स्ट टाइम
द वैल्यू ऑफ टाउ इन सेकेंड इज, ये देखिए एडवांस में पूछा गया 2018 में, है ना। तो इसको क्वेश्चन को आप करेंगे, बस मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाना है, बस इसमें कुछ करना नहीं है ना। आपको क्या सोचना है, पहले मॉड ऑफ ए प्लस बी निकालिए, फिर मॉड ऑफ ए माइनस बी निकालिए, बस उसके बाद आप इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में कुछ जान नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहले ए और बी का लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी कैसे लिखेंगे दोस्तों, लिखने का कोशिश करिए। ए का वेक्टर है, बताइए कैसे लिखेंगे। पहले ए प्लस बी लिख लीजिए, इसको छोड़िए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखिए, है ना। तो डायरेक्ट क्या है, इसके आई वाले कंपोनेंट को एक साथ कर लीजिए, है ना। ए तो कॉमन है दोनों में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए कॉमन होकर के इसमें 1 आ जाएगा ए आई वाले में, ऐसे पहले लिख देते हैं क्या, ये देखिए ए इक्वल टू ए आई हम डायरेक्ट लिख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से देख के लिख रहे हैं। ए प्लस बी लिखिए, तो क्या है ए कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ब्रैकेट में जो रिमेनिंग है कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं ना, एक ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ आई है तो आई लिख दिए, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बी को लिखना है, इसमें तो बी पार्ट है नहीं, बी का पार्ट है इसमें, है ना, सिर्फ जे का पार्ट है नहीं, आई का पार्ट था तो इसलिए इसका यूज किए थे। तो डायरेक्ट जो का त्यों लिख देंगे, क्या लिखेंगे साइन ओमेगा टी जे, ये ए वेक्टर हो गया। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो उसी में से फिर ए में से बी को घटा के लिखेंगे, है ना। तो ए में से बी को घटा के लिखेंगे तो ए कॉमन ले लेंगे, ए 1 और बी को जब ये घटाएंगे मॉड ए माइनस मॉड बी, क्योंकि आप मॉड ए बराबर इतना दिया, मॉड ए बराबर मॉड ए माइनस बी दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे आप 1 माइनस कॉस ओमेगा टी आई माइनस साइन ओमेगा टी जे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए ये हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसका मैग्नीट्यूड जब लिखना है तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड मतलब इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए, है ना, क्योंकि ये दोनों तो ऑर्थोगोनल है आई एन जे, तो सिर्फ परपेंडिकुलर है तो कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाता है, यानी 1 प्लस कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा साइन ये 2 कॉस ओमेगा टी और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखिए ये मिलके एक फार्मूला पकड़ रहे हैं आप, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जैसा है, ये मिलके 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 2 कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका, बताइए क्या होगा 2 प्लस 2 कॉस ओमेगा टी, ये क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे 1 प्लस कॉस ओमेगा टी। दोस्तों एक फार्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री का, इस फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये थीटा आधा करेंगे तो यहाँ पे भी थीटा भी आधा हो जाएगा, क्योंकि यह थीटा है, ओमेगा टी की जगह क्या मान लें थीटा, तो ये 2 थीटा ने होकर के थीटा है, तो क्या हो जाएगा यह सब थीटा हो जाएगा, साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो बट इसको लिखिए थोड़ा, कॉस को फिर क्या लिख सकते हैं, कॉस में ही है फार्मूला हमें लिखना, है ना। तो इसको लिख दीजिए 1 माइनस ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
है ना, 1 प्लस इसको कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दीजिए, इसको माइनस है तो क्या लिख देंगे बताइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यानी क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है दोस्तों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉस 2 थीटा, यानी 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं, 1 जाएगा इधर तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। बट यहाँ 2 थीटा नहीं है, थीटा है, जैसे ये 2 कटेगा तो 2 इधर थीटा डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे इस चीज़ को लिख देंगे हम, रूट पहले ही से था 2 के अंदर एक आ जाएगा और 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2। अब देखिए 2 दूना 4, ये कॉस स्क्वायर थी, बाहर क्या निकलेगा 2 कॉस ओमेगा टी बाई 2, ठीक है। यानी ए प्लस बी का जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया दोस्तों, ये मॉड ऑफ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है। फार्मूला अगर याद होगा तो 2 लाइन में बन जाएगा, एडवांस में वैसे ही थोड़े पूछेगा दोस्तों। तो ये हम थोड़ा 11th के लेवल से इसको कर रहे हैं, 12th में जो पढ़ेंगे तो आप लोग तो फार्मूला फटाफट करेंगे, इसको कर देंगे। अब उसी तरह से a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, फार्मूला में वही रहेगा, बाकी यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस में आएगा 2 कॉस ओमेगा टी रहेगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी रहेगा इसमें, तो वो भी 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 रहेगा, मगर यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा वाई, यानी यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस बी का अगर देखेंगे तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, साइन ओमेगा टी बाई 2, ठीक है। तो आपको पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि इतना बराबर इतना दिया हुआ है, तो अब यहाँ से दोस्तों हम लिख देंगे, इसका यूज कर लेंगे, ठीक है। तो 2 कॉस ओमेगा टी बाई 2 बराबर बताइए √3 टाइम्स 2 साइन ओमेगा टी बाई 2। अब देखिए 2 तो कैंसिल हो जाएगा, अब साइन ओमेगा टी बाई कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, इधर इसको अगर इधर लेके भाग देंगे और √3 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा tan ओमेगा टी बाई 2, साइन ओमेगा टी बट्टे कॉस ओमेगा टी क्या होता है साइन बट थीटा बट्टा कॉस थीटा tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो गया ये √3 नीचे आ जाएगा तो 1/√3। तो ये कितना हो गया, tan किसका होता है tan 60 कि 30 यानी π/6, यानी ओमेगा टी बाई 2 क्या हो गया π/6। अब देखिए ओमेगा का वैल्यू आपका दिया है π/6 रेडियन पर सेकेंड, तो π/6 है ना, और 2 पहले से है और t है, अब π/6 तो π/6 कैंसिल हो गया। देखिए दोस्तों थोड़ा आप कंफ्यूज नहीं करिए, ओमेगा टी बराबर हमारा निकला ओमेगा टी बाई 2 बराबर निकला π/6, सॉल्व करने के बाद ओमेगा का वैल्यू दिया है π/6 रेडियन पर सेकेंड, तो π/6 रख दीजिए, और एक t/2 है, ये π/6 है, ये 6 π/6 कट गया, तो t बराबर क्या हो गया 2, है ना। तो t यहाँ पे क्या दिया था टाउ, t बराबर टाउ, यानी टाउ इक्वल टू आपका क्या हो गया 2 सेकेंड। कोई समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, इधर ही रेडियन एंगल था, रेडियन पर सेकंड, तो रेडियन कट गया और सेकंड सिर्फ बच करके यहाँ चला गया, तो t बराबर क्या हो गया 2 सेकेंड आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप एडवांस में कर जाते हैं अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड का आप सिर्फ कंट्रोल रखे हैं, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन है ना। तो दोस्तों हम एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आज देखेंगे हम, रात बहुत हो चुकी है। 3 वेक्टर्स PQR are shown in the figure,
एस बी यानी पॉइंट ऑफ द क्या है वेक्टर्स आर, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड एस इज बी टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ आर, द जनरल रिलेशन वेक्टर्स पी क्यू एस इज। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताने हैं। दोस्तों आपको सब कुछ दे दिया है, इस फिगर को देखिए, इसको आप ट्राई करिए। अभी जो पोजीशन वेक्टर पढ़े हैं उसी का कॉन्सेप्ट लगाना है, इसमें कुछ नहीं क्वेश्चन, बस समझ गए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, नहीं समझे तो कुछ नहीं आप, क्योंकि इसमें यूनिट वेक्टर भी थोड़ा बहुत है, पोजीशन वेक्टर जो भी है थोड़ा कॉन्सेप्ट लग रहा है, पोजीशन वेक्टर का ही मेन है सवाल, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तीनों चीज़ें, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में कैसे लिखते हैं ये भी कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज करना है इसमें, है ना, और ट्रायंगल लॉ का भी यूज करना है। इस क्वेश्चन में सारा एप्लीकेशन है, वेक्टर का जो भी एप्लीकेशन अभी तक पढ़े हैं हमने वहाँ तक का ये एप्लीकेशन है दोस्तों, ठीक है। तो 1-2 वीडियो को पॉज कर लेंगे और ट्राई करेंगे, 10 मिनट टाइम दीजिए, बनाने का कोशिश करिए, नहीं बनेगा तो फिर आप देखिएगा सॉल्यूशन। 1 2 3 4 5 पॉज कर लिए। अब हम हटाते हैं, बनाना चालू करते हैं दोस्तों। तो हम लिखेंगे कि हम लिखेंगे पी वेक्टर, इस यहाँ लगाते हैं जहाँ मैग्नीट्यूड दिया हो पी वेक्टर, और यहाँ वेक्टर के बारे में कुछ नहीं दिया तो इसको मान लेते हैं सी वेक्टर। पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये जो है ना, इसको मान लेते हैं सी वेक्टर, या कुछ मान लीजिए टी वेक्टर्स, टी वेक्टर मान लीजिए, और इक्वल टू क्या हो जाएगा एस वेक्टर्स। दोस्तों अब यहाँ से क्योंकि ट्रायंगल लॉ से क्या करता है, पी ये हेड इसके टेल को मिलाया, फिर यहाँ से टेल से डायरेक्ट इसके हेड को मिला दिया। हमें टी एस जो है, टी वेक्टर जो दिया हुआ है हमें दिया है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में आर वेक्टर इंटू आर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना कि इस वेक्टर का ये तो मैग्नीट्यूड है पूरा, तो आर क्या मतलब यूनिट वेक्टर के जो होता है किसी वेक्टर को डायरेक्शन देता है, टी वेक्टर को डायरेक्शन ये दे दिया। अब क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, पी आपका आर वेक्टर हो गया, ये यूनिट वेक्टर है तो ये खुद क्या है आर वेक्टर बट्टे आर का मैग्नीट्यूड, है ना। किसी यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं, तो किसी वेक्टर को यूनिट मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं यूनिट वेक्टर हो गया, यानी आर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देते तो क्या बनेगा आर क्या। अब ये आर आर कट जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड है, यानी टी वेक्टर आपको अब मिल गया, टी वेक्टर क्या मिल गया, रिलेशन हमने अडॉप्ट कर लिया बी टाइम्स आर वेक्टर्स। अब देखिए दोस्तों आर वेक्टर क्या दिया, क्यू माइनस पी वेक्टर, तो बी टाइम्स ये सब यूज करना है आपको, ये सही नहीं IIT देता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देता है दोस्तों, क्यू माइनस पी, ठीक है। अब जो है सो हम पी यहाँ पे भी रिलेशन मिल गया, आर में भी एस में भी, तो अब रिलेशन हम आराम से अडॉप्ट कर सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से, पर टी नहीं मालूम था इसलिए नहीं कर पा रहे थे। अब पी भी दिया हुआ है ना, और टी के जगह क्या लिख देंगे, बी क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर्स, और यहाँ आपका क्या दिया है एस वेक्टर। हमें ये ऑप्शन में देखिए एस वेक्टर ही खोजना है, अभी आया नहीं है, फिर भी हम यहाँ से बनाएंगे। देखिए पी वेक्टर है, अब बी टाइम्स पी वेक्टर है, तो क्या करिए पी वेक्टर यहाँ लिखिए और बी टाइम्स क्यू वेक्टर लिखिए, और माइनस बी टाइम्स ऑफ पी वेक्टर लिखिए, एस वेक्टर लिखिए। तो यहाँ पी वेक्टर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, पी वेक्टर है ना 1 माइनस बी प्लस ये क्या है बी क्यू वेक्टर बराबर एस वेक्टर। देखिए कोई रिलेशन आ रहा है इसमें, 1 माइनस बी वेक्टर पी वेक्टर, ये बी स्क्वायर क्यू है, ये नहीं आ रहा है। एस वेक्टर इक्वल टू बी माइनस 1, ये भी नहीं, बी माइनस 1 नहीं, ये 1 माइनस बी है ना, ये भी नहीं, पी वेक्टर ये भी, बस फ़र्क ये देखिए इसमें बस फ़र्क है, 1 माइनस बी इंटू पी वेक्टर, इधर मल्टीप्लाई है, वेक्टर जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना वो कम्यूटेटिव होता है स्केलर के साथ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्केलर इधर मल्टीप्लाई कर दे चाहे 1 माइनस बी जो स्केलर, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा
पोजीशन वेक्टर पे भी, वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे भी। ये आपका ये जो है एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2019 का है, एडवांस IIT 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो हर साल अब क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदल दिया गया है। यूनिट एंड डायमेंशन से भी 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वेक्टर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। तो वेक्टर को आप आसान नहीं समझे, है ना। पोजीशन वेक्टर को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स में, इसका बहुत ही एप्लीकेशन है दोस्तों। बिना पोजीशन वेक्टर के आप तो खास करके जैसे रोटेशन हो गया या इक्विलिब्रियम कंडीशन का जो भी प्रॉब्लम हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, तो जो भी है आप उस चीज़ में सिर्फ चले जाइए। मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा बहुत कर सकते हैं, मगर इलेक्ट्रोस्टैट से लेकर के पूरा मैकेनिक्स जो है, साउंड को थोड़ा छोड़ दीजिए। बिना ये आप पोजीशन वेक्टर के थोड़ा बहुत आप फेजर वगैरह आता है, डायग्राम आता है, ये बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ है। कौन चीज़? पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। आप देखेंगे दोस्तों, इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। हम वीडियो को छोटा ही रखते हैं। हम अगर अभी वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाने लगेंगे तो वो 1 घंटे लग जाएंगे कम से कम, इसलिए वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं दोस्तों। जितना पढ़ें उसको अपने कमांड में रखें। हम नेक्स्ट टाइम में कोशिश करेंगे कि ये वेक्टर का चैप्टर ख़त्म हो और एक में हम सारे प्रॉब्लम को डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो उसे दोस्तों के साथ शेयर करना भूलिए मत। थैंक यू, धन्यवाद।